तो आज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नेंस पेपर 2 का जो हमारा सिलेबस है, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस का। तो वो गवर्नेंस के टॉपिक को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। और इसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और इसको बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो पाएगा उतना बार पढ़ेंगे। और मैं इसका रिकॉर्डिंग बार बार लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे सुनने में थोड़ा सा मतलब कभी खाना खा रहे हो तो लगा के सुन लिया गवर्नेंस वाला पार्ट, या फिर कोई भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो मेरा सिलेबस है उस सिलेबस को थोड़ा देख ले। तो पहले दिया हुआ है शासन व्यवस्था। फिर बोलते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्या है अनुप्रयोग, मॉडल, उसकी सफलताएं क्या है, सीमाएं क्या है और संभावनाएं क्या है और फ्यूचर में। फिर हमें पढ़ना है नागरिक नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। एंड थर्ड टॉपिक है मेरा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो ये टॉपिक सारे हम लोग को पढ़ने हैं। और इसको एक बार फिर से हम वीडियो बनाएंगे, ऐसे 2 3 बार। मुझे अच्छा लगता है ऐसे रिकॉर्डिंग करना और पढ़ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसको। तो ये हमारा है सबसे पहले कि आखिर हम लोग, अगर हम बात करें तो शासन क्या होता है। हम लोग जैसे हम लोग का सिलेबस में जो था, ये सिलेबस में हम लोग का है कि शासन व्यवस्था। तो उस पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर शासन क्या है ये। तो शासन कुछ नहीं, सरकार और नेटवर्किंग को ऐड करके, सरकार और नेटवर्किंग को मिला के जो संस्था बनती है या फिर जो आउटपुट निकलता है मेरा, वो क्या है, शासन है। जैसे सरकार में क्या क्या आते हैं, जैसे विधायिका जो संसद होती है हमारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और नेटवर्किंग में क्या, तो सिविल समाज संगठन। सिविल समाज संगठन मतलब क्या, एनजीओ वगैरह जो होते हैं, वो सारे किस में आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि शासन का तात्पर्य सरकार और उसकी नेटवर्किंग से है। यह नेटवर्किंग सिविल समाज संगठनों के साथ होती है। सिविल समाज संगठन का आशय सरकार एवं परिवार के बीच संगठित मध्यवर्ती निकायों से है। थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि परिवार और सरकार, इन दोनों के बीच के जो जोड़ने की कड़ी होती है, वही क्या होती है हमारी सिविल समाज संगठन। जैसे कि दबाव समूह हो गया, स्वयं सहायता समूह हो गया, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, डॉट डॉट मैंने दिया भी। अर्थात सिविल समाज संगठनों में परिवार और सरकार शामिल नहीं है, जबकि दबाव समूह, गैर सरकारी संगठन, हित समूह, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समूह तथा स्वयं सहायता समूह आदि सिविल समाज के अंग होते हैं। सुशासन का स्वरूप अगर देखें, गुड गवर्नेंस आखिर क्या है, तो सुशासन का महत्व शासन के कारण ना होकर कुशासन के कारण है। क्योंकि शासन स्वतः अपने आप में सुशासन की विशेषता को समाहित करती है। सुशासन की विशेषताओं को सर्वव्यापी आधार पर परिभाषित किया जाना संभव नहीं है, जो कि प्रत्येक देश के लिए मान्य हो। सुशासन को, सुशासन की जो विशेषता है, वो विशेषता है, उसको सर्वव्यापी आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक देश की जो बोले तो सामाजिक की जो धारणाएं हैं, राजनीतिक धारणाएं, वो सारे अलग अलग हैं। क्योंकि किसी भी देश की शासन प्रणाली संबंधित सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, एक सेकेंड, आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया का एक परिणाम होता है। विशिष्ट देश के लिए भी, किसी एक देश के लिए भी बात करें तो सारे समय के लिए, किसी विशिष्ट देश में समय के परिवर्तन के साथ सुशासन के मानकों में परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। अतः सुशासन एक गतिशील अवधारणा है। सुशासन साधन एवं साध्य दोनों हो सकता है। सुशासन के मानक एवं विशेषताएं। तो क्या है सुशासन की मानक एवं विशेषताएं। तो सुशासन की व्यवहारिक महत्व प्राचीन समय से विद्यमान है, परंतु सुशासन की अवधारणा को संकल्पित करने का श्रेय विश्व बैंक को जाता है। विश्व बैंक द्वारा शासन एवं विकास पर 1992 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, एवं इस प्रतिवेदन में सुशासन के 8 मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया था। ये तो थोड़ा सा याद रहे तो बेटर है, क्योंकि हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं कि विश्व बैंक के द्वारा शासन एवं विकास पर 1992 में
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं इस प्रतिवेदन में सुशासन के 8 मौलिक विशेषताओं को परिभाषित किया गया। आप चाहें तो 2-3 आप सुशासन के पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहला, सर्वसम्मत उन्मुखी शासन का होना, सर्व की सम्मति से उन्मुखी शासन का होना। विधि का शासन, विधि के शासन के भी 4 मौलिक आधार बताएं, विशेषता बताएं। देश का सामान्य कानून जो हो, कानून को सर्वोपरि माना गया। प्रत्येक व्यक्ति को देश के समान कानून के प्रति समान रूप से उत्तरदायी माना गया। एंड तीसरा, जनता के अधिकारों को संविधान के शक्तियों का श्रेय माना गया। सिविल सत्ता प्राधिकारों को सर्वोपरि माना गया। ये किसके हैं? ये 4 मौलिक विशेषताएं विधि के शासन के, है ना। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 2 देखा है। एक सर्वसम्मत उन्मुखी का शासन जो 8 मौलिक विशेषताएं सुशासन के, जो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में दिया था, और दूसरा है हमारा विधि का शासन। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ये हमारा क्या है? तीसरा है प्रभावशालीता एवं कार्यकुशलता, मतलब कीमत और लाभ के बीच का अनुपात संतुलन में रहे। जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो प्रभावशालीता है और कार्यकुशलता है वो क्या होनी चाहिए? अनुपात में होना चाहिए। समता एवं समावेशन, चौथा नंबर पॉइंट। भागीदारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शी और पारदर्शिता, और आपका क्या है? एक जवाबदेहिता। हम लोग जो शासन वाला टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें मुख्य जो मेरा आधार होगा ये पारदर्शिता और जवाबदेहिता, क्योंकि आपने सिलेबस देखा है उसमें हर एक लाइन पे एक एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। जैसे यहाँ पे देखें अगर, तो शासन व्यवस्था में पारदर्शिता जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष। फिर हम बात करें चार्टर, नागरिक चार्टर में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष। तो जो सुशासन के जो 7th और 8 जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, उसके हम 7th और 8 पॉइंट पे बात करेंगे, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के ऊपर। सुशासन निम्नांकित विशेषताओं को दर्शाती है। विश्व बैंक के द्वारा सुशासन के मानकों को विकसित और विकासशील इन दोनों प्रकार के देशों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। सुशासन के कुछ कुछ विशेषताओं का अगर हम महत्व की बात करें, तो सुशासन के विशेषताओं की महत्व की बात करें तो राजनीतिक जवाबदेहिता का होना, ताकि जनता के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राधिकार का अभ्यास की मान्यता को स्वीकृति प्रदान किया जा सके, एवं इस उद्देश्य से नियमित आधार पर निर्वाचन या चुनाव का होना। शासन की प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पेशेवर समूहों की भागीदारी का होना, एवं इस उद्देश्य से संघ बनाने की स्वतंत्रता का होना। विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर वैधानिक रूपरेखा को स्थापित करना, ताकि इसके माध्यम से मानवाधिकार का संरक्षण, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना एवं प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग एवं किसी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। नौकरशाह के जवाबदेहिता का होना, ताकि इसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के निष्पादन उपलब्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य से नौकरशाही की कार्य प्रणाली में खुलापन एवं पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। शासन के द्वारा नीति प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना। शासन में जन भागीदारी की मात्रा 3 कारकों पर निर्भर करती है। शासन में जन भागीदारी की मात्रा 3 प्रकार पे निर्भर करती है, 3 कारक पे। सबसे पहले जनता में भागीदारी करने की दक्षता का होना, क्षमता का होना, इच्छा का होना। अच्छा, वो सेकंड पॉइंट है, जनता में भागीदारी करने की इच्छा शक्ति का होना, और शासन के द्वारा जन भागीदारी हेतु उचित अवसरों को प्रदान किया जाना। शासन के द्वारा उचित अवसर, जन भागीदारी हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाना, ये 3 है शासन में जन भागीदारी की मात्रा। 3 कारक पे सबसे पहले तो क्या है? उसकी दक्षता, या फिर हम बोल सकते हैं क्षमता, इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, और अवसर का प्रदान किया जाना। बात करें तो प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुचारू बनाया जाना, ताकि प्रभावशालीता एवं कार्यकुशलता को प्राप्त किया जा सके। सरकारी तंत्र एवं सिविल समाज संगठनों के बीच परस्पर
सहयोग एवं समन्वय को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाना एवं अन्य कर सकते हैं हम लोग। बात करें सुशासन का आधार प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को माना गया है, परंतु सुशासन का आधार जो है किसको माना गया है? राजनीतिक और प्रजातांत्रिक आधार को माना गया है। परंतु कई परिस्थितियों में अवसर पर सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच अंतर विरोध को देखा जाता है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं सुशासन और प्रजातंत्र, सुशासन और प्रजातंत्र के बीच के अंतर विरोध को देखा जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग आएंगे, ये इन अंतर विरोध के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद हम लोग इसके अंतर विरोध पे आएंगे। बात करें तो द्वितीय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सुशासन के अंदर स्तंभ क्या है? तो अगर बात करें तो हम फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट 1966 से 1970 का कार्यकाल रहा था, और सेकेंड एआरसी रिपोर्ट 2005 से लेकर 2009 तक का कार्यकाल रहा था। 15 प्रतिवेदन इन्होंने प्रतिवेदन दिया था, जिसमें से 2 प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले क्या, सूचना का अधिकार, और दूसरा क्या, बर्मा रिपोर्ट, जिसको हम लोग 12 रिपोर्ट बोलते हैं, या फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन। सेकेंड एआरसी के द्वारा 4 मौलिक स्तंभों का उल्लेख किया गया है। नागरिकों के लिए सेवा की भावना का होना, 4 मौलिक, ई एंड ई एंड ई एंड ऑल्सो ई, 4 इथोस। सेकेंड एआरसी के द्वारा सुशासन के 4 मौलिक स्तंभ है। सुशासन के 4 मौलिक, किसके द्वारा? ये है आपके सेकेंड एआरसी के द्वारा 4 मौलिक स्तंभ। नागरिकों के लिए सेवा की भावना का होना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता का होना, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति के साथ प्रत्येक नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का होना, यानी कि एथोस, एथिक्स, इक्विटी और आईसीटी। अगर हम बात करें एक बार फिर से, नागरिकों की सेवा की भावना का होना, नागरिकों के लिए सेवा की भावना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता का होना, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, प्रत्येक नागरिक के प्रति, प्रत्येक नागरिकों के प्रति समान व्यवहार का होना, इक्विटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बिना किसी प्रताड़ना के त्वरित एवं प्रभावी जन सेवाओं को प्रदान किया जाना, यानी कि एफिशिएंसी, यानी ई एंड ई एंड ई एंड ई। दिस इज एथोस। एथोस एथोस का मीनिंग क्या था? एथोस का मीनिंग क्या था? नागरिकों के प्रति सेवा की भावना का होना। एथिक्स, दिस इज एथिक्स। एंड क्या था हमारा? इक्वालिटी। एंड अगला क्या था मेरा? दिस इज एफिशिएंसी। ये 4 ई इसके लिए सुशासन के 4 मौलिक स्तंभ के। यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये तो ठीक है, वो तो डायग्राम है कि संसद जनता के प्रति जवाबदेह है, नियंत्रण कार्यपालिका पे संसद रखती है, कार्यपालिका पे न्यायपालिका रखती है, न्यायपालिका की जवाबदेहिता संविधान के प्रति, संसदीय परंपराओं के प्रति, आम जनता के प्रति है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाब देता है, संसद। तो इस तरह से ये थोड़ा डायग्राम बना है। सुशासन के प्राप्त करने के माध्यम, सुशासन को आखिर हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ये पॉइंट हम लोग को इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग एग्जाम में इसको कोट कर सकते हैं कि सुशासन को प्राप्त करने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं हमारे पास। सबसे पहले निर्वाचन सुधार को लागू किया जाना, संसद की कार्यवाही को अधिक प्रभावी किया जाना, संविधान संविधान या संसदीय सिद्धांतों एवं परंपराओं या मूल्यों को आम जनता के प्रति न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना, लोक सेवक एवं राजनीतिक कार्यपालिका के बीच परस्पर संबंध को सुचारू बनाना, लोक सेवक और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच परस्पर सहयोग बनाना, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु जन शिकायतों के निवारण पर बल दिया जाना। भ्रष्टाचार जन शिकायतों का एक प्रमुख आयाम है, अतः
इस संदर्भ में लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसे संस्थानों का अधिक प्रभावी होना। एवं इसके साथ साथ विसिल ब्लोअर को संरक्षण दिया जाना दिया जाना। ई शासन को सुनिश्चित या प्रोत्साहित या सुदृढ़ किया जाना। सामाजिक लेखा परीक्षण, परिणाम बजट, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीआई, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर एवं अन्य की बात कर सकते हैं। बात करें तो प्रजातंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। प्रजातंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, सुधार, अखिल भारतीय सेवा की भूमिका, विशेषकर भारत के संघीय ढांचे के संबंध में। तो ये मैंने शायद सिलेबस यहाँ पे नोट किया। सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच अंतर विरोध। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि सुशासन और प्रजातंत्र के बीच जो अंतर विरोध है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि सुशासन हो और प्रजातंत्र ना हो, या फिर प्रजातंत्र हो और सुशासन ना हो, तो ये दोनों अंतर विरोध कैसे हैं? कई परिस्थितियों में राजनीतिक बाध्यता के कारण प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सुशासन हेतु उपयोगी या उचित नहीं माना गया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आधार है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो स्वतः यह प्रमाणित करता है कि सुशासन को राजतंत्र में भी प्राप्त किया जा सकता है। एंड अशोक एवं अकबर जैसे शासकों के शासन का दृष्टिकोण स्वतः सुशासन के महत्व को दर्शाती है, जो कि राजतंत्र के व्यवस्था पर आधारित थी। प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा राजनीतिक बाध्यता, ध्यान रहे, राजनीतिक बाध्यता के कारण कई अवसरों पर तार्किक या विवेकशील नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं हो पाता है, जो कि सुशासन हेतु आवश्यक होता है। राजनीतिक बाध्यता के कारण कई अवसरों पर तार्किक और विवेकशील नीतियों को लागू किया जाना संभव नहीं हो पाता है, जो सुशासन हेतु आवश्यक होता है। प्रजातंत्र में सरकार को जनमत के अनुसार कार्य करने के कारण नीतियों को लोकप्रियता पर भी ध्यान देना पड़ता है, नीतियों की लोकप्रियता पर ध्यान देना पड़ता है, जो कि सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में बाधक सिद्ध हो सकता है। बात करें तो प्रजातांत्रिक सरकार का कार्यकाल निश्चित रूप से निर्धारित किया होता है, अतः ऐसी सरकार सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में दीर्घकालीन नीतियों का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हो पाती है, जबकि राजतंत्र में शासक अपने कार्यकाल को लेकर अधिक सुरक्षित होता है, इसलिए वो दीर्घकालीन नीतियां बनाता है। प्रजातांत्रिक सरकार सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में जो कीमत अदा करता है, उससे प्राप्त प्रतिफल को लेकर सुनिश्चित नहीं हो पाती है कि जो सुनिश्चित नहीं हो पाती है जो कि पुनः सत्ता में वापसी से संबंधित होता है। परंतु वर्तमान समय के संदर्भ में प्रजातंत्र एवं सुशासन एक दूसरे के पूरक एक दूसरे को पूरकता प्रदान करती है। अतः प्रजातंत्र की सफलता हेतु सुशासन को प्राप्त किया जाना अपेक्षित एवं अनिवार्य है। बात करें संसद की जवाबदेहिता, सरकार की जवाबदेहिता संसद के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं? शासन हेतु मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन या फिर हम बोले तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना गया है। राज्य के प्रमुख एवं सरकार के प्रमुख के बीच अंतर किया गया है। राजनीतिक कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच अंतर किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के विशेषताओं के अनुरूप सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है एवं इसके माध्यम से भारत के लोगों के प्रति संसद के द्वारा सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाए। संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाए। एक बार फिर हम देखें, थोड़ा सा की पॉइंट देखें तो संसदीय शासन की विशेषता की बात कर रही है। तो शासन हेतु मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह।
सामूहिक रूप से। राज्य के प्रमुख एवं सरकार के प्रमुख के बीच अंतर, प्रमुखों के बीच अंतर। राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात की जा रही है। राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच अंतर है ना। आईएएस आईपीएस प्रशासनिक कार्यपालिका, और मिनिस्टर लोग वो राजनीतिक कार्यपालिका। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के अनुरूप सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है एवं इसके माध्यम से भारत के लोगों के प्रति संसद के द्वारा सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले नियंत्रण का उद्देश्य है संवैधानिक दायित्व के परिपूर्ति हेतु, जैसे आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, संसद के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि सरकार का निर्णय एवं क्रियाकलाप जनहित या जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो, क्योंकि संसद देश की क्या है? क्योंकि संसद देश का सर्वोच्च जन प्रतिनिधित्व निकाय है। नियंत्रण की प्रकृति की बात करें तो नियंत्रण का आंतरिक होना, क्योंकि सरकार कार्यपालिका संसद का अभिन्न अंग होता है। आंतरिक आंतरिक नियंत्रण, आर्थिक आंतरिक का मतलब क्या है? जो सरकार होती है वो संसद का ही पार्ट है। संसद के अंदर एक घर की बात हो रही है, आंतरिक बात हो रही है कि सरकार कार्यपालिका संसद का अभिन्न अंग होता है। नियंत्रण की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। नियंत्रण का प्रत्यक्ष होना, संसद के द्वारा सरकार पर किया जाने वाला नियंत्रण संकुचित है। नियंत्रण के अगर तो हम लोग बात कर रहे थे कि नियंत्रण के माध्यम, या फिर साधन या बोल सकते हैं, फिर तकनीक बोल सकते हैं, कैसे नियंत्रण? संसद के द्वारा कानून पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन स्थगन प्रस्ताव, या फिर इसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। बोल सकते हैं काम रोको प्रस्ताव। सेकेंड, इसको ठीक कर लो। काम रोको प्रस्ताव। उसके बाद ध्यान ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव करके, अविश्वास प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा संसदीय समिति, बजट पर स्वीकृति एवं अन्य। कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, क्या क्या माध्यम है नियंत्रण करने के? संसद के द्वारा कानून पारित करके नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन यानी कि काम रोको प्रस्ताव करके, ध्यान आकर्षण, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा संसदीय समिति, बजट पर स्वीकृति एवं अन्य। आगे चर्चा करें अगर हम तो इस पे आते हैं कि प्रश्नकाल के बारे में अगर बात करें तो प्रश्नकाल मौलिक का उद्देश्य, प्रश्नकाल का मौलिक उद्देश्य, ये प्रश्न यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा सा ये 1 सेकेंड, दिस इज प्रश्नकाल का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो प्रश्नकाल का मौलिक उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मौलिक उद्देश्य सरकार के निर्णय एवं क्रियान्वयन या फिर क्रियाकलापों से संबंधित सूचना जानकारी को प्राप्त किए जाने से है। परंतु व्यावहारिकता में कई अवसरों पर प्रश्नकाल के दौरान संसद सरकार की गतिविधियों को लेकर सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। सांसद ही सरकार को, देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है? सांसद सरकार को सरकार की गतिविधियों को लेकर सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं, व्यवहारिकता में देखा जाता है। विशेषकर तारांकित प्रश्नों के द्वारा संसद के प्रति सरकार की जवाबदेहिता को अधिक मजबूती या सुदृढ़ प्राप्त हो सकती है होती है।
संसद के द्वारा अधिकार पर नियंत्रण की सीमाएं। संसद के द्वारा सरकार की, सॉरी, अधिकार पे नहीं, सरकार पर नियंत्रण की क्या क्या सीमाएं हैं। मतलब निगेटिव पॉइंट की ये तो संसद कुछ कर नहीं रही है, कुछ नियंत्रण नहीं रही। संसद के पास समय और तकनीक की ज्ञान का अभाव है, या फिर हम बोल सकते हैं कमी है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो संसद के नियंत्रण में निरंतरता की कमी है। निरंतरता की कमी है। अधिकांश संसदीय चर्चा का दृष्टिकोण शासन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित ना होकर राजनीतिक पहलुओं पर केंद्रित होता है। सरकार पर संसद के नियंत्रण की प्रभावकारिता विपक्ष दल की सकारात्मक भूमिका पर निर्भर निर्भर करती है, जिसका भारत में सामान्यतः अभाव देखने को मिलता है। सरकार पर संसद के नियंत्रण की प्रभावकारिता विपक्ष दल की सकारात्मक भूमिका पर निर्भर करती है, जिसका भारत में सामान्यतः अभाव दिख रहा है। विपक्षी दल के द्वारा सरकार के नीतियों की आलोचना करते समय वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव दिया जाना चाहिए, एवं इसके इसके साथ साथ सरकार का भी यह दायित्व है कि विपक्षी दल की भूमिका के मान्यता को स्वीकार करे। सरकार के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करते समय व्यापक जनहित की तुलना में राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों के द्वारा अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाता है। अपने राजनीतिक हित को प्रोत्साहित करने के लिए संसद, मतलब कि संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण करते समय व्यापक जनहित की तुलना में राजनीतिक हितों को प्रोत्साहित किया जाता है। जस्ट ये वाला। संसद में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण सरकार पर नियंत्रण नियंत्रण करते समय राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों की प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया जाता है। बात करें तो राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्र हित क्षेत्रीय हितों का एक कुल योग होता है। अतः क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए, परंतु चर्चा करते समय राष्ट्रीय हितों की विश्लेषण और व्याख्या क्षेत्रीय हितों के आधार पर किया जाना उचित नहीं है। राष्ट्रीय हित क्षेत्रीय हितों का एक कुल योग है, अतः क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा किया। अच्छा, ये इसका पॉइंट है कि संसद में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण नियंत्रण करते समय राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन फिर इस पॉइंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा रहा है या फिर और एक्सप्लेन किया जा रहा है कि राष्ट्रीय हित क्षेत्रीय हितों का ही एक कुल योग है। अतः क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए, परंतु चर्चा करते समय राष्ट्रीय हितों की विश्लेषण और व्याख्या क्षेत्रीय हितों के आधार पर किया जाना उचित नहीं है। संसद में सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, अतः वास्तविकता में संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण ना होकर यह सरकार का नियंत्रण सरकार पर हो जाता है। संसद में सरकार का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, बिल्कुल। अतः वास्तविकता में संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण ना होकर सरकार का नियंत्रण संसद पर हो जाता है, जो कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा संसद। संसद है ना। अब ठीक है। हाँ, तो हमें पढ़े संसद संसद में सरकार को बहुमत का समर्थन होता है, अतः वास्तविकता में सांसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण ना होकर संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण ना होकर या सरकार का नियंत्रण संसद पर हो जाता है, जो कि संसद के प्रति सरकार के जवाबदेहिता के उद्देश्य को पराजित करती है। अतः सरकार पर संसदीय नियंत्रण को मात्र
मात्र एक मिथ्या होने की संख्या दी जाती है। ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट हमने बोल दिया। थोड़ा सा पॉजिटिव बोलना है हमें। सरकार के पास बहुमत का समर्थन होने पर भी संसदीय नियंत्रण का एक विशेष औचित्य है। अब क्या औचित्य है वो देखा जाए हम लोग यहाँ पे। विशेष औचित्य जैसे संसदीय चर्चा एवं विचार विमर्श का प्रभाव संसद के बाहर जन विचार को प्रभावित करता है। जन विचार को प्रभावित करती है, जो कि अंततः जनादेश के रूप में प्रकट होती है, एवं यह जनादेश सरकार के भविष्य को तय करती है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रजातंत्र में बहुमत शासित आधार पर बल देती है, अतः सरकार का निर्णय अंततः संसद का निर्णय होता है, जिसके अधीन एवं अंतर्गत सरकार के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन किया जाता है। बोले तो कई अवसरों पर विपक्ष के दबाव के कारण सरकार के द्वारा अपने निर्णय में परिवर्तन किया जाता है, जो कि स्वतः अपने आप में सरकार पर संसद के नियंत्रण के औचित्य को साबित करता है। तो यह हमने संसद की जवाबदेहिता के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट देखे। अब हम देखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।